चलिए, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। चलिए, आज से हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे। भारत का भूगोल में सबसे पहले हम लोग पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। पृथ्वी कैसे है और कैसे इस पे क्या क्या लाइनें हैं, क्या है, थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर के बारे में चर्चा कर लेंगे पहले। उसके बाद हम लोग फिर भारतीय भूगोल पे आएंगे, भारत का भूगोल तब पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले पृथ्वी पर भारत की स्थिति देख लेते हैं कि कहाँ पे है और कैसे कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपको ये फिगर दिख रहा होगा। ये जो फिगर दिख रहा है ये है पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी के अंदर आपको सबसे पहले तो दिख रहा होगा नीला नीला कलर। जैसे ये सब नीला कलर दिख रहा है आपको, ये सब नीला कलर दिख रहा है, ये सब नीला कलर दिख रहा होगा, ये सब नीला कलर दिख रहा होगा, इधर नीला कलर दिख रहा होगा, इधर नीला कलर दिख रहा होगा। तो नीला कलर जो आपको दिख रहा है ये पानी की स्थिति को दर्शाता है। ग्लोब पे ये वर्ल्ड का जो दुनिया का पृथ्वी जो दिख रहा है, इसमें जो ये नीला नीला कलर जो दिख रहा है, यहाँ पे यह पानी की स्थिति को दर्शा रहा है। और उसके साथ ये जो हरा हरा दिख रहा है कलर, ये हरा हरा दिख रहा होगा आपको, हरा हरा। देखिए इसमें, देखिए यहाँ पे हरा हरा दिख रहा है। जो हरा हरा कलर दिख रहा है आपको, ये घास का मैदान है, या अर्थात मतलब मैदान है, समतल मैदान, अच्छा वाला फर्टाइल मिट्टी है यहाँ पे। इस प्रकार के मैदान को यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये उजला उजला हल्का हल्का पीला पीला टाइप का ये जो दिखा रहा है, ये या तो पठार है, या तो पहाड़ है, या तो रेगिस्तान है। उस तरह की चीजों को दिखा रहा है। ये समझ में आ गया? तो पृथ्वी को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा इधर। चलिए ध्यान से समझिए बात को। चलिए देखिए, ध्यान समझिए। पृथ्वी को सबसे पहले दो भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले दो भाग में बांटने के लिए क्या करते हैं, जैसे देखिए आप ऐसे एक फुटबॉल लिए और फुटबॉल को लिए और इसको दो भाग में बांटना है। ध्यान से देखिए, जैसे एक फुटबॉल है और उस फुटबॉल को दो बराबर भागों में बांटना है। तो आप जब इस फुटबॉल को दो बराबर भागों में बांटिएगा, काटिएगा, तो आपको एक भाग निकलेगा इधर और एक भाग निकलेगा इधर, ऐसे होगा। तो एक भाग जो दिखेगा आपको कटोरा की तरह दिखेगा, कटोरा की तरह। तो कटोरा जो दिखेगा आपको, तो अंदर क्या रहेगा, अंदर उसमें क्या रहेगा, खोखला रहेगा। लेकिन पृथ्वी खोखला नहीं है, खोखली नहीं है पृथ्वी। इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है, मतलब मिट्टी भरा हुआ है, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो आपको एक ऐसे सतह दिखेगा, रोटी जैसा सतह दिखेगा। तो ये जो सतह है, ये जो सतह दिख रहा है, इस तरह से बीचे बीच कटता है। जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा है भूमध्य रेखा। देखिए ये रेखा को जो काटा गया है, तो सिर्फ आपको फ्रंट में दिख रहा है कि यहाँ पे ये लाइन है, ये गोले गोले से लाइन है, ऐसे यहाँ दिख रहा है। अब इधर से पार के आपको यहाँ पर सिर्फ दिखाया गया है, इधर से आपको सामने से सिर्फ दिख रहा है, इधर से भी ये है, इधर पूरा गोले गोले राउंड है। जब ये राउंड है और इसको इस तरह से काटा गया, तो एक ऊपर का लेयर बटेगा, एक नीचे का लेयर बटेगा। तो ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। गोला का आधा, गोलार्ध कहने का मतलब गोला का आधा। तो ये गोलार्ध निचली दक्षिणी गोलार्ध हो गया और ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। उत्तरी दक्षिणी क्यों बोलते हैं, तो ध्यान समझिए। जब मैप पे हम ऐसे आते हैं तो मैप पे क्या होता है कि ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, इधर में पूर्व, दाएं साइड में पूर्व, इधर में पश्चिम, इधर में पश्चिम होता है। तो एक बात बताइए, इसके बीचे बीच हम काट दिए हैं, तो ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे? ऊपर वाला भाग ऊपर में है तो ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं? उत्तर, तो उत्तर बोल देंगे। और नीचे वाला भाग को दक्षिण बोलते हैं तो दक्षिण बोल देंगे। तो दक्षिणी गोलार्ध, गोला का आधा है इसलिए गोलार्ध, उत्तर का भाग है, गोला का आधा है तो उत्तरी गोलार्ध। अब ध्यान सुनिए, ये जो आपको ये जो दिख रहा है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। ये जो भूमध्य रेखा दिख रहा है, भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा तो ऐसे ऐसे गोले गोले लाइन है, ऐसे ऐसे है ना। तो ये लाइन नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि ये भूमध्य रेखा को सिर्फ
कल्पना किया गया है कि यहाँ से पृथ्वी बीचों बीच है, तो इसको ऐसे लाइन पार दिया गया है। रियल में पृथ्वी पे लाइन नहीं मिलेगा, आपको एक कल्पना किया गया कि हाँ यहाँ से ही काटेंगे तो पृथ्वी दो भागों में बढ़ जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ कल्पना किया गया है, रियल में आपको कहीं लाइन नहीं मिलेगा। तो इसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। कितना डिग्री बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। किसको? भूमध्य रेखा को। अब भूमध्य रेखा के समानांतर, समानांतर का मतलब क्या होता है? समानांतर का मतलब ऐसे एक लाइन है, अब उसके बाद ऊपर से ऐसे लाइन हो या दूसरे ऊपर से लाइन हो या नीचे से हो या ऊपर से लाइन हो। समानांतर मतलब इसके और इसके बीच की दूरी हमेशा बराबर हो। जैसे ट्रेन की पटरी, देखिए ध्यान से, ट्रेन की पटरी आपस में समानांतर होता है। जैसे हम ऐसे खींचे हैं एक लाइन, तो एक लाइन ऐसे खींचे, एक दूसरी लाइन ऐसे खींच दिए, तो कुछ लोग इसको बोल देते हैं कि समानांतर नहीं है। बिल्कुल समानांतर है, दोनों बराबर नहीं है लेकिन समानांतर है। समानांतर किसको कहेंगे? जब यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर है या 5 मीटर है, और यहाँ के बीच की दूरी भी 5 मीटर है, और यहाँ के बीच की दूरी भी 5 मीटर है। अर्थात प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक जगह पे ये दोनों के बीच की दूरी, इस दोनों लाइन के बीच की दूरी हमेशा अगर बराबर मिल रहा है तो यह समानांतर है, ना कि असमानांतर। हाँ, ये बोल सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ये लाइन यहां तक गई है और यह लाइन यहीं तक है, तो ये बराबर भले ना है लेकिन समानांतर है। तो इसी प्रकार से ये भूमध्य रेखा के समानांतर, इस भूमध्य रेखा के समानांतर प्रत्येक डिग्री पर 1 डिग्री हुआ तो ऐसे एक और खींच दिए लाइन, 1 डिग्री और हुआ तो 1 डिग्री और लाइन, एक लाइन और खींच दिए। ऐसे करते करते प्रत्येक डिग्री पर करते करते जब लाइन खींचते हैं किसके समानांतर? भूमध्य रेखा के समानांतर, तब इस लाइन को अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। किसको? इस लाइन को जब खींचते हैं भूमध्य रेखा के समानांतर, तो इस लाइन को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। यह अक्षांश रेखा धरती पर आप जाके खोजिएगा तो कहीं मिलेगा नहीं आपको, लेकिन इसको अक्षांश रेखा सिर्फ कल्पना किया जाता है कि हाँ अक्षांश रेखा है और प्रत्येक डिग्री पर है। इस प्रकार से ऐसे करते करते अगर लाइन खींचेंगे तो कितना लाइन बनेगा हमारे पास? पूरे यहाँ तक ऊपर जाते जाते, क्योंकि यहाँ से लेकर के ऐसे जब हम 1 डिग्री पे खींच रहे हैं तो 1 डिग्री दूर 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते 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 जब यहाँ तक पूरा खींचेंगे लाइन तो कितना डिग्री तक जाएगा? 90 डिग्री तक जाएगा। 90 डिग्री जाने का मतलब 90 लाइन ऊपर होगा। 90 ठो लाइन कितना हो, कहाँ होगा? ऊपर। 90 गो लाइन ऊपर हो जाएगा। उसी तरह से नीचे भी 90 गो लाइन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रत्येक डिग्री पे खींचना है। प्रत्येक डिग्री पे जब खींचना ही है तो 1 डिग्री पे खींचेंगे तो यहाँ तक आने में देखिए जैसे ऐसे है, देखिए ध्यान से समझिए। हम यहाँ इस सपाट मान लेते हैं, इसको सपाट मान लेते हैं। अब यहाँ से हम लाइन खींचना स्टार्ट किए हैं ऐसे 1 डिग्री पर, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री 9 डिग्री ऐसे करते 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 जब यहाँ तक लाइन खींचेंगे यहाँ तक, तो ये 90 डिग्री तक लाइन जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद तो फिर तो लाइन उधर से काउंट किया ही है, राउंड में जा रहा है ना। तो ऐसे जब जाएंगे तो इधर से तो अब होगा नहीं, क्योंकि इधर से ही तो पूरा गोल गोल छेक लिए थे हम। तो इस प्रकार से 90 लाइन ऊपर जाएगा, 90 लाइन नीचे जाएगा। नीचे भी कितना हो जाएगा? नीचे भी 90 हो जाएगा। और बीच में एक भूमध्य रेखा था, तो इस प्रकार से अगर अक्षांशों की संख्या पूछा जाए तो 90 ऊपर 90 नीचे और बीच में कितना था? एक भूमध्य रेखा। और ये दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 181 डिग्री हो जाएगा, 181 लाइन हो जाएगा, है ना, 181 लाइन हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है कि जब हम लाइन खींच रहे थे, ध्यान से देखिएगा, जब हम लाइन खींच रहे थे ऐसे राउंड ऐसे, तो लाइन खींचने के क्रम में जब एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री पे गए होंगे, एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री पर, तो वहां पे हम लाइन नहीं खींच पाए होंगे। एग्जैक्ट 90 डिग्री पे लाइन नहीं खींचाएगा, सिर्फ वहां पे पॉइंट आएगा, ऐसे पॉइंट, लाइन नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या किया जाता है कि यहाँ पे का पॉइंट और एक यहाँ पे का पॉइंट, 2 पॉइंट है, लाइन नहीं है ये, इसलिए 2 माइनस कर दिया जाता है। 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 179। तो अगर आपसे अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछा जाए तो 179 बताना है। कितना बताना है?
179 बताना है। कोई दिक्कत? चलिए, ये तो समझ में आ गया आपको कि अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछेगा तो 189 बताएंगे, लेकिन देशांतर क्या होता है अभी आपको नहीं पता है, अभी नहीं बताया है। तो ध्यान से सुनिएगा। अक्षांश रेखा पहले और अक्षांश के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिएगा ध्यान से। फिर से बोल रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछे अक्षांश रेखा किसे कहते हैं तो बोलना है भूमध्य रेखा के समानांतर प्रत्येक डिग्री पर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा यहां से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना तक जा रहा है, 90 डिग्री तक जा रहा है, नीचे भी जा रहा है 90 डिग्री तक। एक बात बताइए, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक लाइन होगा, तो इसको मान लेते हैं कि 7 डिग्री मान लेते हैं, और यहाँ पे भी एक लाइन होगा जिसको मान लेते हैं 8 डिग्री मान लेते हैं, चाहे 7 मान लेते हैं 7 डिग्री। तो एक बात बताइए, तो क्योंकि यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 आएगा 7, नीचे भी एक 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 आएगा ही आएगा। तो 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, ये 7 डिग्री लाइन यहाँ पे भी है, 7 डिग्री लाइन यहाँ पे भी है। तो कौन सा 7 कैसे कहेंगे? तो इससे अच्छा है, इसको अच्छा से क्लीन करने के लिए हम क्या कर देंगे कि 7 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तर साइड में है, ये बीच बीच है, बीचे बीच, तो इसके उत्तर साइड में है तो उत्तरी अक्षांश, इसके नीचे साइड में रहेगा तो दक्षिणी अक्षांश। तो भूमध्य रेखा के ऊपर में स्थित सारे अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश बोला जाता है, और भूमध्य रेखा के नीचे स्थित सारी अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखा बोला जाता है। ठीक है, अब सुनिए, कुछ कुछ अक्षांशों का विशेष नाम दे दिया जाता है। कुछ कुछ अक्षांश रेखा है जो विशेष महत्व रखता है। विशेष महत्व इन द सेंस कि कोई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं आपके गांव घर में या कोई आपके शहर में जो बहुत फेमस होते हैं, किसी भी सेक्टर में किसी भी तरीके से फेमस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फेमस व्यक्ति का सब कोई जानता है कि हाँ भाई वो फेमस आदमी है, वो अच्छे आदमी हैं। तो इसी प्रकार से अक्षांश रेखा तो बहुत सारा है, 90 को ऊपर है, 90 को नीचे है, बहुत सारा है, लेकिन इसमें फेमस कुछ अक्षांश है जिसका नाम हम लोग को याद रखना होगा। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 23.5 डिग्री जो अक्षांश आता है, जहाँ पे 23.5 डिग्री अक्षांश आता है, 23.1/2, 23.5 डिग्री जो अक्षांश आता है, अक्षांश रेखा जो आता है, उस अक्षांश रेखा का नाम है कर्क रेखा। कौन सा 23.5 डिग्री? उत्तर की ओर 23.5 डिग्री। देखिए उत्तर की ओर, क्योंकि ऊपर उत्तर है, तो उत्तर की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गए 23.5 डिग्री। तो उत्तर की ओर जो 23.5 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा है, इसका नाम स्पेशल नाम रखा गया है कर्क रेखा। क्या नाम रखा गया है? कर्क रेखा। इसका नाम रखा गया है कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा, इसका नाम क्या रख दिया गया है? कर्क रेखा। ठीक है, उसी तरह से जैसे ऊपर में 23.5 डिग्री को 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा स्पेशल नाम रखा गया है, उसी प्रकार से नीचे भी जब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते 23.5 डिग्री पर आएंगे, तो नीचे वाला भी 23.5 डिग्री का नाम एक स्पेशल रखा गया है। उसका क्या नाम है? 23.5 डिग्री का नाम रखा गया है स्पेशल, उसका क्या नाम है? मकर रेखा। मकर रेखा। अब ध्यान से समझिएगा, कर्क रेखा स्पेशल नाम रखा गया है, नीचे का भी मकर रेखा स्पेशल नाम रखा गया है। नाम रखने की जरूरत क्यों है? क्यों नाम स्पेशल रखा गया? बाकी सब इसके जैसा नहीं था क्या? जी नहीं, बाकी सब इसके जैसा नहीं था, इसीलिए इसका नाम रखा गया है। अगर सब लोग एक जैसा ही हो तो उसमें से किसी एक व्यक्ति को क्यों नाम रखा जाएगा विशेष करके, कि उसको ही सिर्फ क्यों बुलाया जाएगा? वह कुछ खास तो जरूर होगा। इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ पे जो कर्क रेखा है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, और ये जो मकर रेखा है इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं, इसीलिए इसको मकर रेखा नाम रखा गया और इसको कर्क रेखा नाम रखा गया है। ध्यान से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट कभी और अगले क्लास में मैं समझा दूंगा अच्छा से, लेकिन अभी के लिए फिलहाल में ये समझ लीजिए कि सूर्य की जो तेज रोशनी होती है, सूर्य की जो तेज रोशनी होती है, पृथ्वी के परिभ्रमण काल, परिभ्रमण मतलब परिक्रमा करने की वजह से इस प्रकार से पड़ती है
पृथ्वी के परिक्रमा करने की वजह से सूर्य की तेज रोशनी इस प्रकार से पड़ती है कि पूरे साल भर में एक बार सूर्य की तेज रोशनी यहां पे चमकती है, मतलब इस कर्क रेखा पर चमकती है। तेज रोशनी सिर्फ कर्क रेखा पे चमकेगी और फिर पूरे साल भर में धीरे धीरे नीचे की ओर शिफ्ट होते जाती है, नीचे की ओर शिफ्ट होते जाती है। कहां तक? तो मकर रेखा तक। मकर रेखा पर पड़ेगा, फिर मकर रेखा से फिर ऊपर कर्क रेखा पर, अर्थात पूरे एक साल में यहां से नीचे जा करके फिर से ऊपर आ जाती है। क्या? सूरज की तेज रोशनी। सूर्य रियल में नहीं चलता है, मैं अभी बोल रहा हूं। पृथ्वी की परिक्रमा काल ऐसा होता है, पृथ्वी का परिक्रमा इस प्रकार से होता है कि यह सूर्य स्थिर होने के बाद भी पृथ्वी पर अपना फोकस इस प्रकार से करता है कि साल भर में ऊपर नीचे ऐसे करते रहता है। 6 महीना में पहले नीचे आएगा, फिर 6 महीना में ऊपर जाएगा, इस प्रकार से करता है। इसका नाम इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसके बाद ऊपर की ओर नहीं जा पाता है और इसके बाद नीचे की ओर नहीं जाता है सूर्य की तेज प्रकाश, सूर्य की तेज रोशनी इसके बाद नीचे नहीं जाएगा और इसके ऊपर नहीं जाएगा, यहीं से यू टर्न ले लेता है। यहाँ से यू टर्न मारेगा और यहाँ से भी यू टर्न मारेगा, यानी कि सूर्य की तेज रोशनी यहाँ तक पड़ता है और सूर्य की तेज रोशनी फिर यहाँ तक पड़ता है। ये पूरे साल भर में ऐसे होते रहता है, एक समय में यहाँ और एक समय में यहाँ। लेकिन रास्ता में जब एक बार ऊपर की ओर जा रहा था, फिर नीचे की ओर तेज रोशनी आएगा, तो दो बार साल भर में 2 बार भूमध्य रेखा पर किरण तेज रोशनी डाल रही है। सूर्य अपनी तेज रोशनी भूमध्य रेखा पर 2 बार डाल रही है। इस वजह से इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। किस क्षेत्र में? तो इस क्षेत्र में, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। इसलिए इसके आसपास के क्षेत्रों के लोग काले होते हैं, क्योंकि सूर्य की तेज रोशनी कुछ लोगों के स्किन को जला देती है और स्किन को जलाने की वजह से, दिन प्रतिदिन होने की वजह से क्या करता है कि उनका मेलानिन ज़्यादा निकलता है, इसकी वजह से वो काले काले हो जाते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, आगे सुनिएगा। यहां तक तो समझ में आ गया सबको? कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब समझ में आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, ये सब डेटा हम आगे लिखवा देंगे, डेटा आगे लिखा हुआ है, सिर्फ आप लोग समझते चलिए कॉन्सेप्ट को। चलिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। ये लाइन तो कर्क रेखा, ये लाइन तो अक्षांश रेखा कहलाएगा। ये लाइन आपको दिख रहा है, अक्षांश रेखा कहलाएगा। लेकिन ये जो लाइन दिख रहा है, देखिए ये लाइन, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। इसको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। अब ध्यान सुनिएगा, देशांतर रेखा किसको कहेंगे? तो देखिए, सबसे पहले देशांतर रेखा समझने से पहले समझिए, ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पे जो है, ये एक बिंदु है, यहाँ पे क्या है? एक बिंदु है, एक यहाँ पे बिंदु है। ठीक है, तो ये सबसे उत्तरी बिंदु है, पृथ्वी का सबसे उत्तरी बिंदु है। पृथ्वी की सबसे उत्तरी बिंदु, जब पृथ्वी के सबसे उत्तर में जाएंगे, तो सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पे मिलेगा और पृथ्वी के सबसे दक्षिण बिंदु यहाँ पे मिलेगा। तो पृथ्वी के सबसे उत्तरी बिंदु को उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी के सबसे दक्षिणी बिंदु को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा जो है ना, देखिए ये काल्पनिक रेखा जो खींचा रहा है, इसी को देशांतर कहते हैं। किसको? तो ये जो उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक या दक्षिणी ध्रुव से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक ये जो कल्पना किया हुआ रेखा खींचा जा रहा है, इसी काल्पनिक रेखा को क्या बोलेंगे? देशांतर बोलेंगे। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से 1 2 3 4 ऐसे करते करते पूरे, देखिए तो 1-1 डिग्री पे खींचा जाएगा। यहाँ ऐसे है और 1-1 डिग्री पर हम खींच रहे हैं, 1-1 डिग्री पर खींच रहे हैं। तो कुल टोटल वृत्त में कितने लाइन खींची जा सकती है? पूरा एक वृत्त ऐसे गोला है, तो इसमें कितना लाइन खींचा जा सकता है? पूरा का पूरा 360 लाइन। कितना लाइन? तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितना होता है? 360 होता है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितना होता है? 360 होता है। 360 होगा। देशांतर रेखाओं की संख्या कितना होगा? 360। डिग्री नहीं, 360, सिर्फ 360। होगा।
मच्छर बहुत परेशान करता है रात में। फैन चला नहीं सकते हैं, फैन चलाएंगे तो साउंड क्लियर नहीं आता है। चलिए देखिए कोई बात नहीं, ये सब छोटे छोटे चैलेंजेस आते रहती है। ध्यान सुनिएगा, देशांतर रेखाओं की संख्या हमने कितना बताया, 360। देशांतर रेखाओं की संख्या 360, देशांतर रेखाओं की संख्या 360 बताए। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा ये अक्षांश रेखा है, एक अक्षांश, दूसरी अक्षांश, तीसरी अक्षांश, चौथी अक्षांश, ऐसे करते करते अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा के बारे में हम बताएं कि अक्षांश रेखा समानांतर होती है, अक्षांश रेखाएं समानांतर होती है, लेकिन देशांतर रेखाएं देखिए समानांतर नहीं होती है। देखिए यहां से इस ध्रुव से निकलेगा, तो जब इस ध्रुव से दूसरा का लाइन जब निकलेगा तो ये तो एक बिंदु से ही निकल रहा है ना, तो एक बिंदु से निकलते हुए देखिए तो आगे जब बढ़ेगा तो ये यहाँ पे कितना हो जा रहा है, चौड़ा हो जा रहा है, और फिर धीरे 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 फिर सड़ जा रहा है। समझ रहे हैं? इसका मतलब इसका मतलब देशांतर रेखाएं आपस में समानांतर नहीं होती है, सिर्फ उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव से निकल करके उत्तरी ध्रुव पर जाती है या दक्षिणी ध्रुव पे जाती है, बस ये ध्रुव से ध्रुव को मिलाती है, लेकिन समानांतर नहीं होती है। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा चौड़ाई जो है, एक देशांतर और दूसरे देशांतर के बीच की सबसे ज्यादा जो चौड़ाई है वो भूमध्य रेखा पर होता है। भूमध्य रेखा पर देखिए, यहाँ पे भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ये देखिए ये भूमध्य रेखा है, देखिए ये भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा पर इसकी सबसे ज्यादा चौड़ाई है। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा चौड़ाई कहाँ पे है, भूमध्य रेखा पे। सबसे ज्यादा चौड़ाई भूमध्य रेखा पे होती है। कोई दिक्कत? चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा। अब सुने ध्यान से, एक देशांतर यहाँ पे है और ये दूसरा का देशांतर है, तो एक देशांतर और दूसरे देशांतर के बीच की जो दूरी होती है ना, उसको गोरे कहते हैं गोरे, लेकिन होता है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। मतलब एक लाइन ऐसे है, ये दूसरा का लाइन है, तो ये दोनों के बीच में दूरी होगा ना, कुछ डिस्टेंस होगा ना, ये दोनों समानांतर है। हम बताए ना कि दोनों समानांतर होता है, कौन, अक्षांश रेखाएं। तो ये जो दोनों समानांतर होता है, तो इसके और इसके बीच में, इस दोनों के बीच में कुछ दूरी होगा। तो ये दूरी जो होता है, ये दोनों के बीच में जो दूरी होता है, ये दोनों के बीच में एक अक्षांश और दूसरे अक्षांश के बीच में जो दूरी होता है, मतलब 1 डिग्री एगो है, मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 डिग्री होगा यहाँ पे, ठीक, दूसरा का एगो डिग्री पे खींचल होगा, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों के बीच की दूरी जो होता है, 1 डिग्री अक्षांश और दूसरी डिग्री अक्षांश के बीच के जो दूरी होता है वो 111 किलोमीटर होता है। और इसका नाम क्या है, इस दूरी को नाम क्या बोलते हैं, नाम भी इसका पुकारा जाता है, इसको क्या कहते हैं, गोरे। क्या कहते हैं इसको, गोरे।